नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 के विषय कथेतर गद्य साहित्य को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसके यूनिट 1 को पढ़ेंगे। यूनिट 1 में हमें कथेतर गद्य साहित्य का परिचय देखना है, जिसमें 3 टॉपिक्स है हमारे पाठ्यक्रम में। जिसमें पहला टॉपिक है कथेतर गद्य साहित्य की परिभाषा और उसका स्वरूप, दूसरा कथेतर गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, और तीसरा सब टॉपिक है इसमें कथेतर गद्य साहित्य और कथा साहित्य में अंतर संबंध। तो हम इन तीनों टॉपिक्स को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कथेतर गद्य साहित्य की परिभाषा और इसका स्वरूप। तो इसे देखते हैं। हम कथेतर साहित्य की परिभाषा देख लेते हैं। कथेतर गद्य साहित्य वह साहित्यिक विधा है जिसमें कल्पना आश्रित कथा वस्तु का आधार न होकर यथार्थ, विचार, अनुभव, तर्क और सत्य को आधार बनाया जाता है। जैसा कि कथेतर शब्द से ही स्पष्ट है, कथा से इतर, यानी जो कथा से परे हो, अर्थात जो कहानी, उपन्यास जैसी काल्पनिक आख्यान परंपरा से भिन्न हो, वो कथेतर कहलाएगा। हिंदी साहित्य में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार गद्य की वे विधाएं जो कथा तत्व से रहित हैं अथवा जिनमें कथा गौण है और विचार, चिंतन, अनुभव प्रमुख है, वे कथेतर गद्य कहलाती हैं। डॉक्टर नगेंद्र भी गद्य साहित्य को 2 भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें पहला कथा साहित्य जिसमें नाटक, कहानी, उपन्यास आदि आते हैं, और दूसरा कथेतर साहित्य, कथेतर गद्य साहित्य जिसमें निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी वगैरह आते हैं। तो इस प्रकार हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो कथा से इतर हो, जिसमें कल्पना तत्व न हो, जिसमें कोरा यथार्थ हो, वो कथेतर गद्य के अंतर्गत आता है। वैसा गद्य जो कथा से इतर हो वो कथेतर होता है। इसके स्वरूप और इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। कथेतर गद्य साहित्य तथ्य आश्रित होता है। कथेतर गद्य में लेखक वास्तविक घटनाओं और व्यक्तियों और अनुभवों का वर्णन करता है। कल्पना का सहारा इसमें न्यूनतम होता है या फिर नहीं होता है। फिर इसमें वैचारिकता प्रधान होती है। निबंध, आलोचना जैसी विधाओं में लेखक का बौद्धिक चिंतन केंद्र में रहता है। फिर इसमें आत्मपरकता रहता है, यानी इसमें सब्जेक्टिविटी रहती है। संस्मरण, आत्मकथा, डायरी आदि में लेखक की अपनी अनुभूतियाँ और जीवन सत्य व्यक्त होते हैं, यानी जितने लेखक होंगे वो एक ही चीज़ को अलग अलग प्रकार से लिखेंगे, उसमें उनका अपना अनुभव वर्णित होता है। इसमें आत्मपरकता होती है। फिर इसकी शैली वैविध्य को देखें तो प्रत्येक विधा की अपनी एक अलग शैली होती है। निबंध में तर्कपूर्णता, यात्रा वृत्तांत में वर्णनात्मकता, रेखा चित्र में चित्रात्मकता आदि शैली इसमें देखने को मिलती है। इसमें सीमित कथा तत्व होता है। कथेतर गद्य में घटनाएं होती हैं, परंतु उनका प्रयोजन कथा रस नहीं होता, बल्कि सत्य का उद्घाटन करना होता है। उसमें सत्य को प्रस्तुत किया जाता है। कोरा यथार्थ इसमें होता है, यह कल्पना से परे होता है। कथेतर गद्य की कुछ प्रमुख विधाएं यहाँ दी गई हैं और उनके स्वरूप को यहाँ बताया गया है। जैसे सबसे पहला है निबंध। निबंध विचार प्रधान होता है, विचारात्मक होता है, भावात्मक होता है और ललित यानी सौंदर्य उसमें होता है। फिर आत्मकथा है। आत्मकथा स्वयं के जीवन का आख्यान होता है। फिर जीवनी है। जीवनी किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का लेखन होता है। जब लेखक किसी और व्यक्ति के पूरे जीवन को लिखता है तो वो जीवनी होता है। फिर संस्मरण है। स्मृतियों पर आधारित होता है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का शब्द के माध्यम से चित्रण किया जाता है, तो वो रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। फिर रिपोर्टाज है। किसी घटना का जीवंत और साक्ष्य वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। डायरी है। ये दैनंदिन, इसमें प्रतिदिन का अनुभव लेखन होता है, वो डायरी कहलाता है। फिर यात्रा वृत्तांत है। यात्रा का अनुभव इसमें वर्णित होता है, विस्तारात्मक शैली में लिखी जाती है, वर्णनात्मक शैली में। फिर पत्र साहित्य है। पत्रों का साहित्यिक रूप पत्र साहित्य के अंतर्गत आता है। और फिर आलोचना है, जिसमें हम
किसी भी रचना या फिर किसी भी व्यक्तित्व का साहित्यिक मूल्यांकन करते हैं तो वो आलोचना के अंतर्गत आता है। दूसरे यूनिट में हम इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसमें हमें कथेतर गद्य साहित्य के उद्भव और विकास को देखना है। तो हम सबसे पहले कथेतर गद्य साहित्य के उद्भव की पृष्ठभूमि को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी में कथेतर गद्य साहित्य का उद्भव एकाएक हुआ। इसके पीछे एक दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है। प्राचीन काल में संस्कृत साहित्य में वेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ और टीका साहित्य के रूप में कथेतर गद्य की नींव पड़ चुकी थी। अपभ्रंश और लोक भाषाओं के विकास के साथ साथ गद्य लेखन की धारा भी प्रवाहित होती रही, किंतु आधुनिक हिंदी कथेतर गद्य का वास्तविक और सुव्यवस्थित उद्भव 19वीं शताब्दी के मध्य से माना जा सकता है। 19वीं शताब्दी का मध्य जब हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की शुरुआत हुई थी। आधुनिक काल की शुरुआत में गद्य का आविर्भाव देखने को मिलता है। जब गद्य का आविर्भाव होगा तभी कथेतर गद्य साहित्य का भी उद्भव होगा, क्योंकि कथेतर गद्य भी गद्य का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार हम आपको बताएं तो कथेतर गद्य साहित्य का उद्भव आधुनिक हिंदी साहित्य काल से देखने को मिलता है, जिसमें आधुनिक काल में देखने को मिलता है, जिसमें भारतेंदु युग से इसका उद्भव देखने को मिलता है। लेकिन आदिकाल और मध्यकाल में भी कुछ गद्यों का प्रयोग किया जा रहा था, जिसे हम साहित्यिक दृष्टिकोण से कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत नहीं मानते। इसके पीछे क्या कारण थे, आइए उन्हें देखते हैं। इस काल में हिंदी गद्य राजकीय पत्राचार, धार्मिक टिक्काओं और लोक व्यवहार तक सीमित था। नाथ, सिद्धों और संतों की वाणी में जो गद्य के तत्व मिलते हैं वे साहित्यिक दृष्टि से अविकसित थे। गोरखनाथ की रचनाओं में प्रारंभिक गद्य का स्वरूप दिखता है। मध्यकाल में रीतिकालीन आचार्यों ने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में गद्य का प्रयोग किया है। इस काल का गद्य साहित्यिक चेतना से रहित था। उसमें भाषा के एक रूपता का अभाव था। ब्रज, अवधी और राजस्थानी का मिश्रित प्रयोग देखने को मिलता है और इसमें आधुनिक विधाओं के जैसे जैसे निबंध, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत जैसी विधा आज के समय में है, वैसी कोई स्पष्ट रूप नहीं थी। उसमें मिश्रित रूप देखने को मिलता था, इसलिए उसे हम कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अब हम आधुनिक हिंदी गद्य का उदय देखते हैं। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ने हिंदी गद्य के इतिहास में एक नया अध्याय खोला। जॉन गिलक्रास्ट के निर्देशन में हिंदी उर्दू गद्य को एक व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास किया गया। लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सरल मिश्र ने नचिकेतोपाख्यान लिखा। ये हिंदी गद्य साहित्य की प्रारंभिक कृतियां मानी जाती हैं। अगर हम इनका संबंध कथेतर गद्य से जोड़े तो यद्यपि ये कृतियां मुख्यतः अनुवाद और आख्यान थी, तथापि इन्होंने खड़ी बोली गद्य की नींव रखी। इसी आधार पर आगे चलकर निबंध, जीवनी आदि विधाओं का विकास संभव हो सका। इसके बाद हम देखते हैं भारतेंदु युग में जब कथेतर गद्य साहित्य का वास्तविक उद्भव हुआ था। भारतेंदु युग में नवजागरण की लहर, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार आंदोलन और पत्रकारिता के उदय ने कथेतर गद्य को एक शक्तिशाली मंच प्रदान किया। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन जागरण की आवश्यकता ने निबंध और पत्रकारिता को प्रासंगिक बनाया। इसमें अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी कथेतर गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध विधा को प्रतिष्ठित किया है। उनके निबंध सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक तीनों स्तरों पर महत्वपूर्ण थे। स्वर्ग में विचार सभा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है जैसे निबंध इस युग के प्रतिनिधि कथेतर गद्य है। इस युग के अन्य प्रमुख लेखकों को देखें तो बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। उनके निबंधों में समाज सुधार और व्यंग्य का सुंदर संयोग देखने को मिलता है। फिर प्रताप नारायण मिश्र है। इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका के माध्यम से
हास्यपूर्ण व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं। और इसके बाद राधा चरण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास आदि ने भी कथेतर गद्य की धारा को और अधिक समृद्ध किया। अगर हम भारतेंदु युग की उपलब्धियों को देखें तो निबंध विधा का सुदृढ़ आधार तैयार हुआ, पत्रकारिता कथेतर गद्य का माध्यम बनी, भाषा में सजीवता और व्यवहारिकता आई, यात्रा वृत्तांत के प्रारंभिक रूप देखने को मिलते हैं। इसके बाद द्विवेदी युग आता है। यह काल हिंदी गद्य के भाषाई परिष्कार का काल था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती पत्रिका के संपादन ने हिंदी को व्याकरणिक शुद्धता और मानक रूप प्रदान किया। अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को देखें तो द्विवेदी जी ने स्वयं विज्ञान, इतिहास, दर्शन और साहित्य पर अनेक ज्ञानवर्धक निबंध लिखे हैं। उन्होंने सरस्वती में विचारात्मक और ज्ञानात्मक लेखन को प्रोत्साहित किया। संपत्ति शास्त्र, साहित्य शिखर, अद्भुत आलाप उनकी प्रमुख कथेतर गद्य कृतियां हैं। इसके बाद अन्य प्रमुख लेखक और उनकी उपलब्धियों को देखें तो इस काल में श्याम सुंदर दास थे। इन्होंने साहित्य लोचन लिखकर आलोचना विधा की नींव रखी। फिर पद्म सिंह शर्मा, इन्होंने पद्म पराग से जीवनी और संस्मरण का सूत्रपात किया। फिर मिश्र बंधुओं ने साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस युग में अनुवाद साहित्य का विकास हुआ, जिसने कथेतर विधाओं को नई सामग्री दी। बंगला और अंग्रेजी कथेतर गद्य का प्रभाव हिंदी पर पड़ा। इसके बाद छायावाद युग आता है 1920 से 1936 ईस्वी तक। छायावाद ने हिंदी साहित्य में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और सौंदर्य बोध को केंद्र में रखा। यह चेतना कविता तक सीमित न रहकर कथेतर में भी भली भांति फैली। ललित निबंध, रेखाचित्र और संस्मरण इस युग की विशेष देन है। अगर इसके प्रमुख लेखकों के योगदान को देखें तो इसके चारों स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जयशंकर प्रसाद ने काव्य चिंतन और दार्शनिक निबंधों द्वारा कथेतर गद्य को गहराई दी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रबंध प्रतिमा, चाबुक में आत्मपरक और विद्रोही गद्य लिखा। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं जैसी कृतियों से रेखाचित्र और संस्मरण विधाओं को शीर्ष पर पहुंचाया। उनका गद्य काव्यात्मक सौंदर्य और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत संगम है। सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव की भूमिका में सौंदर्य शास्त्रीय विचार रखे हैं। इस युग की प्रमुख उपलब्धियों को देखें तो इसमें ललित निबंध की परंपरा सुदृढ़ हुई। रेखाचित्र और संस्मरण स्वतंत्र साहित्यिक विधाओं के रूप में स्थापित हुए। गद्य में काव्यात्मकता और भावनात्मक गहराई आई। स्त्री लेखन ने कथेतर गद्य में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद प्रगतिवाद और प्रेमचंद युग है। इस काल में मार्क्सवादी विचारधारा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक यथार्थ ने कथेतर गद्य को एक नई दिशा दी। साहित्य केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का हथियार बना। इसमें प्रेमचंद के योगदान को देखें तो प्रेमचंद ने कथा साहित्य के साथ साथ साहित्यिक निबंधों और भाषणों से कथेतर गद्य को समृद्ध किया है। उनका साहित्य का उद्देश्य हिंदी आलोचना साहित्य की एक मूलभूत कृति है। उन्होंने साहित्यकार की सामाजिक जिम्मेदारी को रेखांकित किया है। इसी युग में रिपोर्टाज विधा का उद्भव होता है। द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता आंदोलन ने रिपोर्टाज विधा को जन्म दिया। शिवदान सिंह चौहान को हिंदी रिपोर्टाज का प्रवर्तक माना जाता है। रागे राघव का तूफानों के बीच भारतीय अकाल पर लिखा गया रिपोर्टाज है। हिंदी रिपोर्टाज की श्रेष्ठ कृति इसे माना जा सकता है। फिर प्रकाश चंद्र गुप्त, विष्णु प्रभाकर ने भी इस विधा में प्रमुख योगदान दिया है। फिर जीवनी साहित्य का भी विकास इस युग में देखने को मिलता है। अमृत राय जो कि प्रेमचंद के
पुत्र थे। उन्होंने प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही लिखी। फिर विष्णु प्रभाकर ने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पर आवारा मसीहा लिखी, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी संकलित है, जो कि हिंदी जीवनी साहित्य की मील के पत्थर के रूप में जानी जाती है। इसके बाद स्वतंत्रोत्तर काल आता है, जो कि 1950 से 1980 का दौर था, जिसे हम कथेतर गद्य साहित्य में स्वर्ण काल के रूप में देख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, शिक्षा का प्रसार हुआ, प्रकाशन उद्योग के विकास हुए, विश्वविद्यालय स्तर पर साहित्य अध्ययन ने कथेतर गद्य को एक नई ऊर्जा प्रदान की। इस काल में लगभग सभी कथेतर विधाएं अपने परिपक्व रूप में सामने आई। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें ललित निबंध के शिखर पुरुष के रूप में जाना जाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी ललित निबंध के सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, फुटज आदि उनकी प्रमुख निबंध कृतियां हैं। उनके निबंधों में भारतीय संस्कृति, इतिहास, प्रकृति और मानव जीवन का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। उन्होंने निबंध को चिंतन, भाव और ललित शैली का त्रिवेणी संगम बनाया है। फिर इसके बाद विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय हैं। विद्यानिवास मिश्र ने कमाल के झरोखे से, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि निबंधों के माध्यम से लोक संस्कृति और काव्यात्मकता का सुंदर संयोग प्रस्तुत किया है। कुबेर नाथ राय की बात करें तो इन्होंने प्रिया, नीलकंठी, रस आखेटक आदि निबंधों के माध्यम से मिथक, लोक और आधुनिकता को निबंध में एक साथ पिरोया है। आत्मकथा के विकास की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में है, जो कि हिंदी की सबसे विस्तृत आत्मकथा है। फिर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, यह 4 खंडों में लिखी गई हिंदी की सर्वाधिक पठित आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इन्होंने अपनी खबर नाम से आत्मकथा लिखी, जो कि साहसिक और निर्भीक आत्मकथा लेखन का प्रारूप है। फिर इसके बाद यात्रा वृतांत का स्वर्ण काल भी यह युग माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, मेरी यूरोप यात्रा आदि कृतियों के माध्यम से ज्ञान, साहस और साहित्यिकता का अद्भुत संयोग प्रस्तुत करते हैं। अज्ञे का अरे यावर रहेगा याद, इसमें यात्रा बाहरी यात्रा न होकर आत्मिक अन्वेषण बन जाती है। मोहन राकेश की रचना आखिरी चट्टान तक आधुनिक संवेदना का यात्रा वृतांत है। फिर निर्मल वर्मा की चीरों पर चांदनी यूरोपीय यात्रा का काव्यात्मक और दार्शनिक वृतांत है। डायरी साहित्य की बात करें तो मोहन राकेश की डायरी आधुनिक लेखक की अंतर्द्वंद और सांस्कृतिक संकट का दस्तावेज है। निर्मल वर्मा की डायरी धुन से उठती धुन, भाषा और अस्तित्व पर गहरा चिंतन प्रस्तुत करती हैं। फिर इसके बाद समकालीन काल है, जो कि 1980 से अब तक, इसमें नई चेतना और नई विधाओं का विकास हुआ है। जैसे कि दलित कथेतर गद्य का उदय इस युग में हुआ। यह इस काल की सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी उपलब्धि है। दलित लेखकों ने अपनी जीवन पीड़ा, संघर्ष और अस्मिता को आत्मकथा के माध्यम से व्यक्त किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन दलित जीवन की अमानवीय परिस्थितियों का मार्मिक वर्णन है। यह कृति हिंदी साहित्य में मील का पत्थर है। तुलसीराम का मुर्दुहिया और मणिकर्णिका पूर्वांचल के दलित जीवन का ऐतिहासिक दस्तावेज है। सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत संतप्त दलित चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति है। फिर अभी इसी काल में स्त्री लेखन में कथेतर गद्य को देखें तो मैत्री पुष्पा की कस्तूरी कुंडल बसय स्त्री जीवन की स्वतंत्र और निर्भीक अभिव्यक्ति है। फिर प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या स्त्री अस्मिता और संघर्ष का आत्मकथात्मक वर्णन है। कृष्णा अग्निहोत्री की लगता नहीं है दिल मेरा स्त्री दृष्टि से
जीवन का पुनर्पाठ है। इस प्रकार समकालीन निबंध लेखन को देखें तो ज्ञान रंजन, अशोक वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही ने आधुनिक संवेदना के निबंध लिखे हैं। नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, आलोचना के क्षेत्र में युगांतकारी योगदान इन्होंने दिया है। रामविलास शर्मा भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण नाम से निबंध लिखते हैं। इसमें इन्होंने साहित्य इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना की है। फिर डिजिटल युग में कथेतर गद्य को देखें तो इंटरनेट और ब्लॉग लेखन ने यात्रा वृत्तांत, डायरी और निबंध को नया मंच दिया है। सोशल मीडिया पर लघु निबंध, संस्मरण लिखे जा रहे हैं। कथेतर गद्य अब पाठक और लेखक के बीच की दूरी को कम कर रहा है। इस प्रकार हमने इसके उद्भव और विकास को देखा। अगर हम इसे फ्लो चार्ट के रूप में देखें तो सबसे पहले कथेतर गद्य का प्रयोग वैदिक काल से ही देखने को मिलता है, लेकिन वो साहित्यिक रूप में नहीं था। साहित्यिक रूप में हमें भारतेंदु युग में देखने को मिलता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में होती है, जब गद्य का आविर्भाव हुआ। फिर भारतेंदु युग में निबंध और पत्रकारिता का उद्भव हुआ। फिर द्विवेदी युग में जो गद्य की भाषा थी उसका परिष्कृत रूप सामने आया और आलोचना का विकास हुआ। फिर छायावादी युग आया, जिसमें ललित निबंध का प्रयोग हुआ, रेखाचित्र का उद्भव हुआ। फिर प्रगतिवाद आया, जिसमें रिपोर्टाज और जीवनी का विकास हुआ। फिर स्वतंत्रोत्तर काल आया, जिसमें यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा का स्वर्णकाल माना जाता है। फिर समकालीन काल है, जिसमें दलित विमर्श, स्त्री लेखन और डिजिटल गद्य आदि देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हम कहें तो हिंदी कथेतर गद्य का यह विकास क्रम बताता है कि यह साहित्य केवल विधाओं का संग्रह नहीं, बल्कि युग चेतना का दर्पण है। प्रत्येक काल में इसने समाज की पीड़ा, आकांक्षा और चिंतन को वाणी दी है। भारतेंदु की सामाजिक चेतना से लेकर दलित आत्मकथा की क्रांतिकारी आवाज तक, कथेतर गद्य ने हिंदी साहित्य को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखा है। इस प्रकार हमारा दूसरा टॉपिक जो था कथेतर गद्य साहित्य का उद्भव और विकास समाप्त होता है। तीसरा और आखिरी टॉपिक इस यूनिट का है, वो है कथेतर गद्य और कथा साहित्य का अंतर संबंध। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों में मूलभूत अंतर को देखें तो जो कथा साहित्य होता है उसमें कल्पना और यथार्थ का मिश्रण होता है, लेकिन जो कथेतर गद्य होता है उसमें केवल यथार्थ होता है, पूरा यथार्थ। उसमें मुख्यतः यथार्थ ही होता है, कल्पना नहीं होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो कथेतर गद्य साहित्य है वो कल्पना से परे है, कल्पनातीत है, यानी उसमें कल्पना का संयोग नहीं होता है, जबकि कथा साहित्य में हमें कल्पना देखने को मिलती है। उद्देश्य की बात करें तो कथेतर गद्य साहित्य का उद्देश्य रसानुभूति होता है, मनोरंजन इसका उद्देश्य होता है, जबकि कथेतर गद्य साहित्य इसका उद्देश्य ज्ञान, चिंतन और अनुभव साझेदारी होती है। पात्रों की बात करें तो कथा साहित्य में काल्पनिक और आंशिक वास्तविक पात्र होते हैं, जिसका कुछ पात्रों का कुछ पार्ट होता है वो वास्तविक होता है, यथार्थपरक होता है, कुछ कल्पना का मिश्रण होता है। लेकिन कथेतर गद्य साहित्य में वास्तविक व्यक्तित्व होता है, वास्तविक लेखक होता है। लेखक अपने विचारों के माध्यम से जो देखता है वही लिखता है, तथ्यपरक होता है। फिर घटना की बात करें तो कथा साहित्य में कल्पित कथाक्रम होता है, कल्पना के आधार पर होता है। कथेतर में यथार्थ घटनाएं होती हैं। शैली के आधार पर देखें तो कथा साहित्य आख्यानात्मक होता है और कथेतर साहित्य विचारात्मक, वर्णनात्मक और आत्मपरक होता है। विधाओं की बात करें तो कथा साहित्य की प्रमुख विधाएं उपन्यास, कहानी, नाटक हैं, जबकि कथेतर गद्य साहित्य की प्रमुख विधा निबंध, आत्मकथा, रिपोर्टाज, जीवनी आदि है। इन दोनों में जो समानताएं हैं, अंतर संबंध के जो बिंदु हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला कि इसके सीमाओं का अतिक्रमण पहला बिंदु है, जिसमें अनेक कृतियां दोनों की सीमा रेखा पर खड़ी हैं। जैसे महादेवी वर्मा
का अतीत के चलचित्र। यह संस्मरण है, किंतु इसकी कथात्मकता इसे उपन्यास के निकट ले जाती है। दूसरा, कथा तत्व का समावेश। यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज और संस्मरण में कथा तत्व होते हैं, परंतु वह कल्पित नहीं होते, अनुभव आधारित होते हैं। जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि कथेतर गद्य में कथा तत्व साधन है, साध्य नहीं। यानी कथा तत्व एक साधन है हमारे विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन ये अनिवार्य रूप से उसमें नहीं रहेगा। फिर साहित्यिकता का सेतु है। दोनों विधाओं में भाषा सौंदर्य, बिंब, लय समान रूप से महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में कथा साहित्य जैसी चित्रात्मकता मिलती है। फिर वैचारिक पोषण को देखें तो श्रेष्ठ उपन्यासकार अपने निबंधों और आलोचनाओं में अपने कथा साहित्य के वैचारिक आधार प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद का साहित्य का उद्देश्य उनके उपन्यासों की वैचारिक नींव है। ऐतिहासिक पारस्परिकता को देखें तो दलित आत्मकथा का उदय, जो कि कथेतर गद्य है, इसने दलित कथा साहित्य को भी प्रभावित किया है। दोनों ने मिलकर एक नई साहित्यिक चेतना का निर्माण किया है। छठा पॉइंट है लेखक की दोहरी भूमिका। अनेक लेखक दोनों विधाओं में समान दक्षता रखते हैं। जैसे प्रेमचंद कथाकार भी है और निबंधकार भी। जयशंकर प्रसाद नाटककार भी है, निबंधकार भी है, आलोचक भी है। फिर आगे उपन्यासकार भी है, यात्रा वृत्तांत भी लिखते हैं। तो इस तरह से इसमें लेखक दोहरी भूमिका में रहते हैं और दोनों में दक्ष हैं। इस प्रकार हम कहें तो कथेतर गद्य साहित्य हिंदी साहित्य का वह विस्तृत आकाश है जहाँ विचार, अनुभव और जीवन सत्य का संगम होता है। यह कथा साहित्य का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि इसके पूरक है। दोनों मिलकर संपूर्ण मानव चेतना को साहित्य में अभिव्यक्ति देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कहें तो गद्य कवियों की कसौटी है और कथेतर गद्य उस कसौटी की सबसे कठिन और सबसे गहरी परीक्षा है। तो इस प्रकार हमने यूनिट 1 को पढ़ा। आशा करता हूँ आपको सारे टॉपिक्स जो बताए गए वो समझ में आए होंगे। इसके बाद की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएंगी। वीडियो देर से आ रही है जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी वीडियो बनाई जा रही हैं जो कि जल्दी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ साझा करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।